9 साइंस का जो चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो हमें यह बताना है कि जो नीचे दिए हुए हैं उनको पृथक करने के लिए हम किन विधियों को अपनाएंगे। तो प्रथम है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो इसका उत्तर होगा वाष्पन या वाष्पीकरण विधि। वाष्पन या वाष्पीकरण विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोलने पर एक ठोस या तरल का विलयन बनता है, उसके पश्चात जब इस सोडियम क्लोराइड के जल के विलयन को गर्म किया जाता है तो जल है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाएगा तथा सोडियम क्लोराइड है वो उसमें बच जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अतः वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। जब अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड साधारण जो नमक है उसके मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातित होकर सोडियम क्लोराइड से अलग हो जाता है। अतः ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जा सकता है। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। तो इसमें हम छानन विधि का प्रयोग करेंगे। धातु के जो छोटे टुकड़े हैं वो कार के इंजन ऑयल में कभी नहीं घुलते हैं, इसलिए उनको हम सिंपली छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। दही से मक्खन निकालने के लिए तो इसमें हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रण की विधि में दही को एक बर्तन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि दही में उपस्थित वसा के कण जो महीन तथा भारी होते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो केंद्र की ओर जो बल लगने के कारण केंद्र की ओर जाकर तल में जमा होने लगते हैं तथा दही के अन्य अवयव हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं, जिससे क्या होता है उनको हम अलग कर लिए जाते हैं। इस तरह अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा दही से मक्खन को अलग कर लिया जाता है। इसी विधि द्वारा दूध से भी क्रीम अथवा मक्खन को अलग किया जाता है। जल से तेल निकालने के लिए इसका उत्तर होगा पृथक्करण की विधि मतलब सेपरेटिंग फनल विधि द्वारा जल से तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तेल का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, तेल है वो जल से हल्का होता है। हल्का होने के कारण जल तथा तेल के मिश्रण में तेल है वो तो ऊपर तैरता रहेगा और जो जल है वो निचले परत पे रहेगा। इसके कारण जल और तेल की परतें अलग अलग होती है। अतः सीधा बर्तन जिसमें तेल तथा जल का मिश्रण रखा गया हो को पृथक्करण कीप की सहायता से जल के निचले परत को निस्तारित कर मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में तो इसका आंसर होगा छानन विधि फिल्ट्रेशन मेथड। क्योंकि चाय की जो पत्तियां हैं वो चाय में घुलनशील नहीं होते। चाय की पत्तियां या तो चाय में तैरती रहती है या वो क्या होती है उसके तल में बैठ जाती है। चूंकि चाय की पत्तियां चाय में घुलती नहीं है, अतः उन्हें फिल्ट्रेशन की विधि द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में इसमें हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, यदि कोई लोहे की पिनों की संख्या अगर कम हो तो हम हाथ से चुनकर बालू से लोहे की पिनों को अलग कर सकते हैं, परंतु यदि पिनों की संख्या बहुत अधिक हो तो उन्हें हाथ से चुनकर अलग करना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे उन लोहे की पिनों को हम बालू से अलग कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में तो इसमें हम फटकन विधि मतलब विनोइंग मेथड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फटकन या विनोइंग में गेहूं तथा भूसे के मिश्रण को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है गेहूं के दाने भारी होने के कारण नजदीक में गिर जाते हैं, लेकिन भूसा के टुकड़े हल्के होने के कारण हवा में उड़कर क्या होता है वो दूर जा गिरते हैं। इस तरह फटकन की विधि द्वारा भूसे से गेहूं के दानों को अलग कर लिया जाता है। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए
इसमें हम अपकेंद्रीकरण या वाष्पीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पानी में जो मिट्टी के महीन कण है वो निलंबित रहते हैं। ये कण काफी महीन होने के कारण तल में नहीं बैठते हैं। ये कण कोलोइड की तरह होते हैं, अतः इनके क्या फिल्ट्रेशन की विधि द्वारा तो इन्हें पृथक नहीं कर सकते। अतः पानी में तैरते हुए महीन कणों को अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में इसमें हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी विधि किस प्रकार होती है, उसमें क्या होता है कि पुष्प की जो पंखुड़ियों के निचोड़ में जल है वो विलेय के रूप में तथा रंग या डाई है वो विलेय के रूप में रहता है। इसमें निचोड़ के बूंद को फिल्टर पेपर पर डालकर जब उसके निचले सिरे को जल में डाला जाता है तो जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय पुष्प की पंखुड़ियों में क्या है, जो रंजक या रंग है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है वो तो तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों को पृथक्करण करना संभव हो जाता है। अगला प्रश्न, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो हमें चाय बनाने की विधि यहाँ बतानी है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक पात्र में एक कप पानी है उसको विलायक के रूप में लेते हैं। अब जो एक कप पानी लिया है उसमें हम चीनी डालते हैं। चीनी है जो एक विलेय पदार्थ है जो बहुत कम मात्रा में चाय में उपस्थित होता है। इसके पश्चात हमको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि चीनी है वो जल में घुलनशील होती है। इसके पश्चात इसमें एक या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालते हैं, जो क्या होता है, जल में एक अघुलनशील विलेय है। चाय की पत्तियां कभी भी जल और चीनी के विलयन में नहीं घुलती। फिर इस मिश्रण को हम उबालते हैं। इसके पश्चात इसमें एक कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालते हैं। इसके पश्चात हम एक छन्नी से इसे छानते हैं। तो चाय है वो घुलेई तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ में विलेय पदार्थ तथा तापमान दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इनकी मात्रा है वो हमें दी गई है, घुलनशीलता की मात्रा। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्राइट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो हमें क्या दिया गया है कि 313 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम जल में जो बना हुआ संतृप्त घोल है उसमें केनों की मात्रा जो सारणी के अनुसार है वो है 62 ग्राम। अतः 313 केल्विन पर हमें इस प्रश्न के अनुसार 50 ग्राम जल में बने हुए संतृप्त घोल में केनों की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि वहां 100 ग्राम जल में था तो हमें 50 ग्राम जल में पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 31 ग्राम। तो हमें इसका आंसर होगा 31 ग्राम। अब प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, इसको स्पष्ट करें। सामान्यतः क्या होता है, जो कमरे का तापमान है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन लिया जाता है। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा सारणी के अनुसार 54 ग्राम है, उसका एक संतृप्त विलयन बनाती है और उसे कमरे के तापमान मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। तो तापमान घटने के साथ क्या होता है, जो ठोसों की द्रव्य में घुलनशीलता है वो कम होती है। अतः क्या होगा, 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम की मात्रा ही घुल पाएगी। जो बाकी जो शेष मात्रा है 19 ग्राम वो पोटेशियम क्लोराइड में अविलेय के रूप में नीचे बैठना प्रारंभ कर देती है।
293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? जो सारणी में है उसमें 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता वो इस प्रकार है। पोटेशियम नाइट्रेट है वो 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम है, अमोनियम क्लोराइड है वो 37 ग्राम है। तो 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, वो है 37 ग्राम। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ताप में जब वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता है वो बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। अगला प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन है जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे एक बीकर में 50 ml जल लेकर इसमें धीरे धीरे नमक तब तक मिलाते हैं जब तक सोडियम क्लोराइड घुलना बंद न कर दें। इस प्रकार विलयन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर नमक का संतृप्त विलयन होता है, क्योंकि इससे पश्चात जो नमक है वो उस विलयन में घुलना बंद हो जाएगा, मतलब एक सैचुरेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, मतलब जो परमाणु या अणु है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद जो सभी कण है वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब उनके गलनांक व क्वथनांक ये सभी समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। कोलोइड। कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार है वो विलयन से तो बड़े होते हैं परंतु निलंबन से छोटे, मतलब 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इन विलेय कणों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जबकि निलंबन में हम उनके कणों को खुली आंखों से देख सकते हैं। इस कारण से ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और कोलोइड है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। निलंबन। निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें क्या होता है? विलेय पदार्थ के कण है वो घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये जो निलंबित कण है इनको आंखों से देख सकते हैं। यदि मिश्रण को हम कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर तथा पानी में चूना पत्थर इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो इसमें समांगी मिश्रण है वो क्या है? सोडा जल है वो समांगी मिश्रण है, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, तो ये सभी समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण लकड़ी और मिट्टी, ये दोनों विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है? शुद्ध जल के लिए हमें 373 केल्विन पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब जो 1 एटमॉस्फेयर पर उबालते हैं, जबकि लवण जब अशुद्धि मिला हुआ होता है तो वो 373 केल्विन से भी उच्च ताप पर उबलता है। अतः दिए गए रंगहीन द्रव्य की शुद्धता की पुष्टि के लिए जब जल को एक बीकर में लेकर उसको सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर पर क्वथनांक बिंदु 373 तक गर्म करेंगे। यदि सारा जल अगर वाष्पित हो जाता है तो तथा बीकर में कोई अवशेष नहीं रहता तो वह जल शुद्ध है। यदि अवशेष रहता है तो वह जल क्या होगा? अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो जो शुद्ध पदार्थ हैं वो निम्नलिखित हैं। लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। विलयन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? विलेय प्लस विलायक, जिसमें विलेय है वो कम मात्रा में होता है, विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है। तो हमें इन मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। तो दिए गए मिश्रणों में से जो विलयन है वो है
समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये 3 ही विलयन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले हम देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव में जब किसी प्रकाश किसी कोलोइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा उस प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूध तथा स्टार्च के विलयन चूंकि कोलोइड है, अतः ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। इसका उत्तर है तत्व। कौन से? सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन, ये क्या है? तत्व है। यौगिक जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिश्रण है वो है मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, साबुन, रक्त, कोयला, ये है मिश्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ कभी भी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौट सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पुनः लौट सकता है। तो इसमें हमें पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो इसमें हमें रासायनिक परिवर्तन का बताना है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है।